नमस्कार, आपका डॉक्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। कान, नाक और गले की किसी भी व्यक्ति को होने वाली आम समस्याएं हैं। दरअसल हमारे शरीर की जो संरचना है वो इस तरीके से बनी कि तीनों ही चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसलिए अगर कहीं पर भी दिक्कत होती है तो ये चीज़ें आपस में इफ़ेक्ट होती हैं। और ऐसे में यहाँ पर ये देखने वाली बात है, क्योंकि कान से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं हैं, गले से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग इन समस्याओं को नज़रअंदाज करते हैं और खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन ऐसा करना उनके लिए घातक हो सकता है। अगर जरा भी कान, नाक, गले की समस्याएं आपको हो रही हैं तो तुरंत आपको ईएनटी डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपनी समस्या को लेकर संपर्क करना चाहिए। आज आपका डॉक्टर में इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे और इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर कृष्ण राजभर, जो कि सह संयोजक आईएम में हैं दिल्ली से। उन्हीं से हम जानेंगे कि कान, नाक, गले से जुड़ी वो कौन सी गंभीर समस्याएं हैं, उनके लक्षण क्या हो सकते हैं, और साथ ही साथ हम अपने दर्शकों को भी याद दिला दें कि वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर अगले आधे घंटे तक फ्लैश होते रहेंगे और इन नंबर्स पे कॉल करके आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कान, नाक, गले से जुड़ी किसी भी समस्या के बारे में अगर जानना चाहते हैं या कोई सलाह लेना चाहते हैं तो आप फ़ोन करके डॉक्टर से सीधा संपर्क कर सकते हैं। अगले आधे घंटे तक ये नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। और इसी पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। डॉक्टर कृष्ण राजभर हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि सह संयोजक है आईएमए दिल्ली के। नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नंबर्स पे कॉल करके नाक, कान, गले से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान आप जान सकते हैं, या कोई सलाह लेना चाहते हैं, या आपके घर में कोई इन समस्याओं से परेशान है उसके इलाज के बारे में जानना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी समस्याओं के बारे में पूछ सकते हैं। ईएनटी डॉक्टर आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, क्योंकि आँख, नाक, कान, ये इनकी जो दिक्कतें होती हैं वो बहुत आम लगती हैं देखने में, लेकिन उनको नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और समय पर डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। खासतौर पर ईएनटी डॉक्टर जो होते हैं, जो कि इनके स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके पास जाना चाहिए, उनसे संपर्क करना चाहिए अगर नाक, कान, गले में कोई दिक्कत है तो। इसके अलावा और भी जो गंभीर बीमारियां हैं इन तीनों अंगों से जुड़ी, उनके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। और अक्सर हम देखते हैं कि ये तीनों ही अंगों से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो ज़्यादातर या तो बच्चों में होती है या बुजुर्गों में देखने को मिलती है। इसके अलावा गले की समस्या, एक टॉन्सिल्स बहुत ज़्यादा आम है, और इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, कैसे इसकी शुरुआत में ही पहचान की जाए, अगर किसी को टॉन्सिल हो भी जाए तो फिर क्या करना चाहिए, किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, क्या इलाज हो सकता है, ये तमाम मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं। इन तमाम बीमारियों के बारे में आज हम जानेंगे। इसके अलावा कान से जुड़ी कई बीमारियां हैं, जैसे कि कान में दर्द होना, कान से मवाद आना, कान में सीटी जैसी आवाज़ बजना या घंटी जैसी आवाज़ें आना, तो ये भी किसी बड़ी बीमारी का संकेत देते हैं। इनके बारे में भी आज हम बात करेंगे और इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कृष्ण राजभर जुड़ गए हैं, जो कि ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार जी, आज हम कान, नाक, गले की समस्याओं के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं टॉन्सिल्स के बारे में बात करना चाहूँगी, जो कि एक हम आम समस्या देखते हैं, ख़ासतौर पर बच्चों में ये ज़्यादा समस्या होती है। तो इसके शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं, और सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये होता क्यों है। बेसिकली टॉन्सिल में पेशेंट को, बच्चों में ज्यादा कॉमन होता है। पेशेंट को लक्षण ये हो सकता है कि उसके टॉन्सिल बड़े भी रख सकते हैं, वो जब भी मुंह खोलेगा उसको ऑलरेडी दिख जाएगा। और गले में, मतलब मुंह में दर्द हो सकता है, खाना खाने में दिक्कत हो सकता है। ये दिक्कत जो मुंह में दर्द और खाना खाने में दिक्कत है, ये कॉमनली पेशेंट लेके हमारे पास आता है। इसके साथ साथ उसको मुंह जब खोलता है तो उसको टॉन्सिल मतलब बड़े हुए दिखते हैं, तो ये दिक्कत मेनली आता है। और इसके होने के कारण एक है कि बच्चों में जो होते हैं बीमारी से लड़ने की क्षमता
प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई होती है, तब तक बच्चा 13-14 साल का नहीं होता, उसमें डेवलप नहीं होता। तो वो इम्यूनिटी कम होने की वजह से, प्लस जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है जैसे कि ठंडी चीजें खा रहे हैं हम, और भी कई रीजन है, बट मोस्ट कॉमनली है ठंडी चीजें खाने की वजह से ये हो सकता है। जी। क्या इसके लक्षणों के आधार पर ही हम ये मान लें कि ये टॉन्सिल्स है, या कोई टेस्ट हमें कराना हो चाहिए इसके लिए? जो बीमारी का नाम है वो टॉन्सिलाइटिस है या फिर टॉन्सिलर हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। टॉन्सिल तो हमारे शरीर में हमेशा रहता है, वो नॉर्मल हमारे शरीर का एक अंग ही है। तो टॉन्सिलाइटिस जो है वो अब ये है, इसमें तो एक आप ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, वो एसेस करेंगे, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि पेशेंट को टॉन्सिलाइटिस है। कोई जांच की ऐसा जरूरत नहीं होती, बल्कि जांच हम कराते हैं दूसरी चीजों के लिए, उससे एसोसिएटेड। जब अगर टॉन्सिलर हाइपरट्रॉफी होती है, बच्चों में कुछ और दिक्कत है कि जैसे मुंह खोल के सांस लेता है, तो उसमें हम एंडोस्कोपी करते हैं और एक्सरे करते हैं, उस पर्टिकुलर नेसोफेरिंग्स बोलते हैं उस एरिया को, उसका एक्सरे करते हैं। तो ये चीज करते हैं, वो उससे एसोसिएटेड चीजों को रूल आउट करने में करते हैं। बट जो टॉन्सिलर हाइपरट्रॉफी या टॉन्सिल की जो दिक्कत वो है, वो उसका हम क्लिनिकली डायग्नोसिस बनाते हैं, कोई जांच करने की जरूरत नहीं होती जनरली। जी, ठीक है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। अशोक कुमार हरियाणा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक कुमार जी, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। अशोक जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। अशोक, हमारी आवाज मिल रही है आपको? लगता है हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो यहाँ पर इसके अलावा डॉक्टर साहब हम और चीज़ों पर बात करेंगे। गले की अगर हम बात करें तो गले में इन्फेक्शन एक आम तौर पर हम देखते हैं, लोगों को खराश रहती है गले में या दर्द भी होता है। तो क्या ये किसी बीमारी के सिम्टम हैं या ये नॉर्मल चीज़ें हैं? खराश या फिर गले में दर्द होना जो कॉमनली फेरिंजाइटिस बीमारी हम बोलते हैं, उसमें होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसका भी क्लिनिकली ही डायग्नोसिस हम बनाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर देखते हैं हमारे गले के अंदर, तो उसकी डायग्नोसिस बनती है। साथ साथ उसमें लक्षण से भी हम एसोसिएट करते हैं। तो जो कॉमनली गले का दर्द का कारण होता है वो फेरिंजाइटिस होता है। फेरिंजाइटिस मतलब जो फेरिंग्स वाला पोर्शन होता है हमारे गले में, उसका इन्फेक्शन। तो इसका प्रॉपर इलाज किया जाता है, आप ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाके प्रॉपर इलाज ले सकते हैं। तो ये जो कॉमन है, मोस्ट कॉमन फेरिंजाइटिस होता है जब आप पेशेंट को गले में दर्द है या खराश वगैरह हो रहा है या ऐसा कुछ। या केवल खराश हो तो भी इसमें टेंशन की बात है? खराश के कारण बहुत कुछ हो सकते हैं। वो हमारा जो सांस का ट्रैक्ट है, पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं, सांस की नली है, वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, अपर और लोअर। लोअर में जो है, ये किसी की भी खराश जो है वो अपर के कारण की वजह से हो सकता है, जिसको मैंने फेरिंजाइटिस बोला। और अगर लैरिंग्स वाले रीजन में है तो लैरिंजाइटिस होता है। प्लस अगर जो हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें, जैसे कि फेफड़ों की दिक्कत की वजह से भी हो सकता है। खराश जैसी दिक्कत अगर हो रही है या कुछ ज्यादा बलगम बन रहा है, वो अगर पेशेंट को टीबी है या टीबी डेवलप हो रहा है तो उसमें भी हो सकता है। तो उसके कारण बहुत है, वो हमें रूल आउट करना होगा इस जब पर हम पेशेंट और हमारे पास बात आता है। करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कई दर्शक जुड़ गए हैं, एक एक करके हम दर्शकों को ले लेते हैं। सबसे पहले अशोक हमारे साथ जुड़ गए हरियाणा से। अशोक जी, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ जी मैम, ऐसा है कि मेरे ना सोने के बाद सुबह सुबह मेरे को नजला बहुत निकलता है, मतलब नाक से। जी डॉक्टर साहब, उनको नजले की दिक्कत है, खासतौर पर सुबह बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। सुबह सोने के बाद तो नजला होता है, उससे डॉक्टर साहब कहते हैं कि साइनसिस प्रॉब्लम है। तो इनको जो दिक्कत है, पेशेंट को कई लेट नाइट में और अर्ली मॉर्निंग में जो नजला या फिर जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में राइनाइटिस बोलते हैं, वो होता है, नाक से पानी आता है वगैरह। सो ये जो दिक्कत है इसको एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। तो एलर्जिक राइनाइटिस का जो पूरा है कि इनको, जैसे कि अलग लोगों को अलग अलग चीजों की वजह से हो रहा है। जैसे इनको ठंडे एनवायरमेंट से हो रहा है, क्योंकि रात का टेम्परेचर थोड़ा कम होता है पूरे औसतम टेम्परेचर के हिसाब से, और दिन अर्ली मॉर्निंग सुबह मतलब सूर्योदय होने से पहले जो टेम्परेचर होता है वो भी कम होता है। सो इन दोनों दिक्कत में जो वातावरण का माहौल होता है वो ठंडा होता है, इसमें लोगों को नजला होता है। कई लोगों को क्या होता है कि घर में जो डस्टिंग वगैरह हम करते हैं, हाउस डस्ट की वजह से हो सकता है। कुछ लोग को क्या होता है कि बाहर निकलते हैं तो जो प्राकृतिक डस्ट होते हैं, जैसे धूल मिट्टी होता है, उसकी वजह से होता है। कई लोगों को घर में कुत्ते बिल्ली पालते हैं, उसकी वजह से होता है।
तो कई लोगों को जो हमारा जो बिस्तर होता है उसमें जो डस्ट जमा होते रहते हैं उसकी वजह से होता है। तो इस बीमारी में बेसिकली हमें ये जानना जरूरी होता है कि पेशेंट को किस चीज से एलर्जी है या किस चीज से ये नजला या राइनाइटिस हो रहा है ज्यादा। तो ऐसे में अगर उनको सुबह और के वक्त के तापमान की वजह से दिक्कत हो रही है तो फिर वो इसके लिए क्या करें, क्या इसका इलाज है? जी। इसके लिए बेसिकली इसके इलाज में बेसिकली दो चीज है। एक तो सबसे पहले हम इसका इलाज करें, दूसरा इसके सिम्टम्स को प्रिवेंट करें। तो इलाज करने में क्या है कि आप ठंडी चीजों से बचें। अगर सुबह का माहौल है, आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी है, तो आप सुबह ऐसा ना हो कि ठंडी में मॉर्निंग वॉक पे निकले, मतलब वॉक पे निकल जाए। आपको अगर वॉक करना ही है तो इवनिंग वॉक करिए, मतलब ये चीज कर सकते हैं। हमारे लाइफस्टाइल में, जीवन शैली में परिवर्तन लाना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो इलाज होता है इसका, जो ये पूरा राइनाइटिस है, वो हमारे बीमारी लड़ने की क्षमता का जो पूरा तंत्रिका है उसमें दिक्कत हो जाती है, जिसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं। सो उसका पूरा इलाज होता है, इम्यूनोथेरेपी करते हैं हम पेशेंट का इम्यून टेस्ट करके। इसके साथ साथ जो सिम्टम्स कम करते हैं, सिम्टम्स कम करने वाली कुछ दवाई आती है जो स्प्रेज और टैबलेट के फॉर्म में हम पेशेंट को देते हैं। तो वो पूरा सिस्टम है। बाकी मेन इलाज करने का सबसे अच्छा तरीका है, इसमें आप वो जिस चीज से आपको नजला हो रहा है उस चीज से आप आइडेंटिफाई करिए। आइडेंटिफाई करने में हम पेशेंट को बोलते हैं कि डायरी मेथड अपनाइए। मतलब आपको नजला आ रहा है, आप लिखो कि उसके बाद आपको किस चीज से ज्यादा नजला आया, डस्ट से आया, क्या एक्सपोजर था आपको, ठंडी से आया कि कुत्ते बिल्ली की फर्श से की वजह, कुत्ते बिल्ली से आपका एक्सपोजर था, ये आइडेंटिफाई करें और उससे बचे। ये मेन प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। जी शुक्रिया अशोक हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब एक और यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गए हैं तिलक हरियाणा से दर्शक। तिलक जी स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। जी डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब भी मौसम चेंज होता है तो मुझे कोल्ड हो जाता है और फेस पे स्वेलिंग हो जाती है। मेरे फेस में जैसे बलगम जमा होता है ना, तो ऐसे और पेन होता है हल्का हल्का फेस के अंदर। और जब भी होता है मुझे तो करीब 20 से 25 दिन से 1 महीना में रह जाता है कोल्ड। मुझे सब दवाइयाँ नाकाम हो जाती हैं, जो मर्जी खा लो, एक स्टेबलोविन इंजेक्शन आता है वो भी लगवाता हूँ तो भी ठीक नहीं हो पाता वो। तो मुझे क्या चाहिए? तो जो आपकी दिक्कत है कि मौसम चेंज होने का, देखिए मौसम चेंज होने की वजह से आपको कोल्ड हो जा रहा है, सर्दी हो जा रहा है। इसके 2-3 मेन रीजन है। एक तो है कि मौसम चेंज होने की वजह से जो प्राकृतिक तापमान होता है, एनवायरमेंटल टेम्परेचर होता है, वो बदलता है, तो उसकी वजह से भी दिक्कत होती है। कि मैंने आपको इससे पहले भी पेशेंट जो थे मैंने उनको बताया था कि ठंडा भी एक मतलब कोल्ड, ठंडी भी एक तरह की फैक्टर है जिससे एलर्जिक राइनाइटिस या राइनाइटिस होता है, नाक से पानी निकलता है, नजला होता है। इसके साथ साथ जब सीजन बदलता है ना, तो इन्वायरमेंट में जो पॉलन क्या होता है कि जैसे कि ये पौधे होते हैं, पौधे अपने प्रजनन में पॉलन यूज करते हैं। पॉलन से मतलब मेल और फीमेल जो प्लांट्स होते हैं उनसे सीड बनता है या वो वो जो पॉलन है वो भी इन्वायरमेंट में सीजन बदलने के साथ इन्वायरमेंट में होता है। क्योंकि कई पौधे होते हैं किसी पर्टिकुलर सीजन में ग्रो करते हैं, कई दूसरे सीजन में, तो उस सीजन के जो पॉलन होते हैं वो इतने हल्के होते हैं कि हमारे प्राकृतिक वातावरण में फैले होते हैं हवा के साथ। और वो जब हमारे मुंह में आते हैं या हमारे नाक में आते हैं तो उसकी वजह से हमारा शरीर क्योंकि वो बाहर की सबस्टेंस होते हैं, फॉरेन सबस्टेंस होते हैं, तो उसके अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शन देता है, उसकी वजह से हमें सर्दी होता है। तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप आइडेंटिफाई करिए आपको किस सीजन में होता है और उस सीजन में आप एक ईएनटी स्पेशलिस्ट से मिलकर प्रिकॉशनरी मेजर पे कुछ दवाई चलाएं जो एंटी एलर्जी होते हैं। साथ साथ आप उन सीजन में जब भी बाहर निकले आप मास्क यूज करें ताकि आपके सांस के नली में वो पॉलन ना जा पाए। जी शुक्रिया तिलक हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजस्थान से भी एक दर्शक दौलत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। दौलत जी आपका भी स्वागत है, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका। डॉक्टर मेरे को खराटे बहुत ज्यादा आते हैं, इसका क्या इलाज है, वो इलाज बताइए। इनके क्वेश्चन क्या है? खराटे इन्हें बहुत ज्यादा आते हैं तो इसका इलाज पूछ रहे हैं क्या करें कि जिससे खराटे ना आए। बिल्कुल, अगर आपको खराटे आते हैं, खराटे आने के रीजन जो है, मेन रीजन है कि जो आपकी सांस की नली है, जैसे खराटों के लिए कुछ रिस्क फैक्टर्स होता है कि जैसे कि जनरली जब हमारा पेशेंट जब 50 साल 40 साल के ऊपर लोग होते हैं उनमें ज्यादा खराटे आते हैं और स्पेशली उनमें आते हैं जो ज्यादा जिनका वजन ज्यादा होता है। सो रीजन जो है, इसका कारण ये है कि हमारा जो सांस का नली है उसमें सांस लेने के लिए एक रास्ता बना है, लेकिन
समय के साथ साथ उसमें जो फैट डिपॉजिट होते रहता है, तो जो सांस की नली है वो थोड़ी सी नैरो होती जाती है, पतली होती जाती है, तो फिर सांस लेने में हमें दिक्कत होती है, या हम सांस लेते हैं तो उसमें आवाज आता है। और वो खराटे जो है हमारे, हमें सोने के समय इसलिए आते हैं क्योंकि जो हमारा वो पोजीशन है, जब हम लेटते हैं तो हमारा सांस का नली नॉर्मल से नैरो होता है, और उसमें आपका फैट डिपॉजिट है, स्पेशली जिनका वजन नॉर्मल से ज्यादा है उन लोगों में ऑलरेडी सांस की नली है वो नैरो हो गई, तो इसमें क्या है, सांस लेने में दिक्कत होगी, आवाज आएगा। अब इसका इलाज क्या है? जो इलाज इसका होता है वो दो तरह से होता है, एक होता है मेडिकल मैनेजमेंट, एक होता है सर्जिकल मैनेजमेंट। अब किसमें मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, किसमें सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे, ये पूरी जांच के बाद हम एसेस करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट जो होता है उसके लिए अलग डॉक्टर होते हैं, पल्मोलॉजिस्ट और रेस्पिरेटरी मेडिसिन के डॉक्टर होते हैं, जो आपके कुछ जांच करा के स्लीप स्टडी करते हैं, ये पता लगाते हैं कि आपको कितना लॉस हो रहा है, उसकी वजह से कितना आपको सांस में दिक्कत आ रही है, उसके हिसाब से उसकी इलाज चलेगी। सीपैप वगैरह पूरी मशीन लगाई जाती है उन पेशेंट्स को। और जो स्लीप सर्जरी होती है, स्लीप सर्जरी जो होती है उसमें हम जो आपका जो मुंह के अंदर जो हिस्सा है उसको मॉडिफाई करते हैं, ऑपरेट करते हैं, जो तो एक्सेस फैट डिपोजिशन है डॉक्टर उसको साहब, क्या हटाते यहाँ हैं। पर कोई ऐसा तरीका है कि या कोई ऐसी दवाई हो जिससे कि खराटों से निजात मिल सके, या दवाई खराटे एज ना सच आए? नहीं, जी। दवाई एज सच नहीं होगा। अगर आपके सांस की नली में फैट डिपॉजिट हो गए हैं तो मेडिकल मैनेजमेंट जो है इसका, वो मतलब दवाइयों से जो इलाज है वो लिमिटेड रोल है। जैसे मैं बताया, सीपैप मशीन देते हैं, वो भी प्रॉपर जांच करके पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, और इसके साथ साथ आपका स्लीप स्टडी करते हैं, वो जांच करते हैं। लेकिन जो स्लीप सर्जरी मतलब अगर कुछ पेशेंट्स हैं जिनमें दवाइयों से इंप्रूवमेंट ही नहीं आएगा, उनके लिए हम स्लीप सर्जरी करते हैं। दवाइयों का बहुत ही लिमिटेड रोल है। तो यहाँ पे कुछ स्नोरिंग क्लिप्स आती हैं, क्या वो इसमें फायदेमंद हो सकती हैं? वो थोड़ी फायदेमंद हो सकती है, लेकिन वो भी है कि वो माइल्ड केसेस में होंगी फायदे, जब बीमारी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है तब। लेकिन अगर बढ़ गई है तो आप पेशेंट को सीपैप मशीन लगाना पड़ेगा, या फिर हमें स्लीप सर्जरी पेशेंट को करना होगा। जी, एक और दर्शक यहाँ से हमारे साथ हरियाणा से जुड़ गए हैं, गुलशन जुड़ गए हैं। गुलशन जी, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो जी गुलशन जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। मैडम, मेरे गले के अंदर कुछ फंसा फंसा सा लग रहा है, वो मैंने लेजर टेस्ट भी करवाया है, उसके अंदर कुछ आया नहीं, गला ड्राई रहता है काफी। गला ड्राई रहता है, गले में कुछ फंसा फंसा सा लगता है, टेस्ट करवाया है उन्होंने लीवर का, लेकिन कुछ आया नहीं उसमें। हेलो गला अगर ड्राई लगता है तो मैं पेशेंट से ये पूछना चाहूंगा कि क्या उन्होंने बीड़ी तंबाकू पहले सेवन किया है या अभी कर रहे हैं? क्या आप धूम्रपान करते हैं गुलशन जी, या पहले कभी किया हो आपने? हाँ जी। पहले किया था आपने धूम्रपान कभी? गुलशन जी, पहले तो टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल कम कर दीजिए, क्योंकि आवाज बार बार रिपीट होकर आ रही है। टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल कम कर दीजिए। नहीं किया आपने पहले कभी धूम्रपान? कभी नहीं किया। अगर पेशेंट ने कभी पहले धूम्रपान नहीं किया है तो काफी रीजंस रूल आउट हो जाते हैं। लेकिन अगर उनका गला ड्राई लगता है और गले में कुछ फंसा फंसा रहता है तो इसके लिए कुछ जांच करानी होगी, जिसका क्योंकि एक तो खाने की नली होती है, एक सांस की नली होती है, तो दोनों की दिक्कत की वजह से हो सकता है कि दोनों में दिक्कत की वजह से हो सकता है, तो कुछ जांच करा के रीजन पता करना पड़ेगा। प्लस इसमें हम पेशेंट्स के बैरियम सोलो, मतलब एक बैरियम केमिकल होता है, वो पिला के एक्सरे स्पेशल करता है, उसमें रीजंस पता चल जाते हैं। और एंडोस्कोपी हम करते हैं, ऊपर के गले का एंडोस्कोपी करते हैं जिसको हम लेरिंगोस्कोपी करते हैं, या नीचे पेट की नली का भी करते हैं जिसको गैस्ट्रो अपर जीआई एंडोस्कोपी करते हैं। तो इसमें उससे हमें मेन रीजन पता चलेगा। बाकी अगर इनका गला वैसे रहता है और तो उसके लिए इनको स्टीम ले सकते हैं, उससे अगर सिम्प्टोमेटिक रिलीफ आ रहा है तो सही, नहीं तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक अपने घर के आसपास ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाएं और प्रॉपर जांच करा के इलाज शुरू करें इसका। जी गुलशन जी, और कोई सवाल आपका? शुक्रिया गुलशन जी फोन करने के लिए। रोहतक से एक और दर्शक रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित जी, आपका भी स्वागत है, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। थोड़ा सा ऊंचा सुनाई देता है। पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, क्या दिक्कत है आपकी, बताइए।
मैम थोड़ा सा कानों से ना ऊंचा सुनाई देता है। अच्छा, ऊंचा सुनाई देता है आपको। डॉक्टर साहब, इन्हें कानों से ऊंचा सुनाई देता है, सुनने की इनकी जो क्षमता है मैं वो कम पेशेंट से है। पूछना चाहूंगा कि उनकी उम्र क्या है और उन्हें कभी चक्कर आता है या फिर कान में घंटी बजता है, ऐसी कोई दिक्कत है क्या? ना ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऊंचा बहुत सुनाई देता, बहुत ज्यादा मतलब चीख के बोलना पड़ता तब जाके उम्र क्या है सुनाई देता इनकी? रोहित जी, आपकी क्या उम्र है? मैं अपने चाचा के लिए बात कर रहा हूँ, चाचा मेरे गांव में है, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो उनकी क्या उम्र होगी? उनकी मतलब की एज है आपकी 40 साल। 40 साल उनकी एज है। अगर इनको कोई चक्कर नहीं आता और कान में घंटी नहीं बजता तो काफी दूसरे रीजन होते हैं, जैसे कि हमारे कान के अंदर ट्यूमर हो जाते हैं तो उसमें भी ये दिक्कत होती है, लेकिन वो थोड़े रेयर कारण है और इनको घंटी नहीं बजती, चक्कर नहीं आता, तो वो कारण तो रूल आउट हो गए। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ हमें एक अलग तरह का सुनने में कमी आती है जो इनको मोस्ट प्रोबेबली है, जो कि नसों की कमजोरी की वजह से होता है। उसमें एक बार सुनाई की जांच करके हमें पता करना होगा कि अगर एक कान भी सही है तो इनको सुनने की मशीन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों कान में मॉडरेट हियरिंग लॉस से ज्यादा हियरिंग लॉस है तो सीवियर या प्रोफाउंड है तो इनको सुनने की मशीन लगानी पड़ सकती है। मेडिकल मैनेजमेंट का इसमें बहुत लिमिटेड रोल है, इसमें हियरिंग एड पेशेंट को लगाना होगा, सुनने की मशीन लगानी होगी। तो सर मैं आपसे कैसे दिखा सकता हूँ? वो पूछ रहे कि वो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं, अगर वो आपसे अपना इलाज करवाना चाहे तो वो कैसे दिखा सकते हैं? मैं तो सफदरजंग हॉस्पिटल में पेशेंट देखता हूं, तो आप अगर दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल आते हो तो वहां दिखा सकते हैं। कौन सा हॉस्पिटल सर? सफदरजंग दिल्ली में जो हॉस्पिटल है एम्स के सामने। जी शुक्रिया रोहित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पानीपत से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, धर्मवीर जी, आपका भी स्वागत है। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, मैं थोड़ा भी घूमता हूँ, पसीने आते हैं तो छींक। जी, घूमने से आपको पसीने आते हैं और छींके आते हैं? हाँ जी। डॉक्टर साहब वो जी बताइए। पसीने तो हमारे कान नाक गले की दिक्कत नहीं है तो उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मैं इनको बोलूंगा कि एक अपने स्किन स्पेशलिस्ट से प्रॉपरली इलाज ले। बाकी अगर छींक आती है तो मैं वही बोलूंगा कि ये एलर्जिक राइनाइटिस वाली बीमारी है, इसमें इनको पता करना होगा कि इनको किस चीज से छींक ज्यादा आ रही है, उस हिसाब से इलाज लेना होगा। अब इलाज मैंने बताया कि बेसिकली 3 तरह के इलाज है। एक तो जिससे छींक आ रही है उससे बचना, वो एक प्रिवेंटिव हो गया। उसके साथ साथ इनको एलर्जी टेस्ट करा के इम्यूनोथेरेपी जो कि मेन इलाज है। इसके साथ साथ सिम्टम्स से आजाद पाने के लिए इनको एक ईएनटी स्पेशलिस्ट से दिखा के स्प्रेज और टैबलेट जो चलती है वो ले सकते हैं। धर्मवीर जी, और कोई परेशानी आपकी? शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम बात कर रहे थे जिस तरीके से, अब बहुत सारे लोगों की हमने समस्याएं भी सुनी हैं। ज़्यादातर लोग एलर्जी की वजह से नज़ले की दिक्कत बताते हैं, तो इसका क्या कोई इलाज ऐसा है कि परमानेंटली कोई इसका इलाज है? इसका इलाज मैंने बताया, इलाज से भी बेटर है कि आप उस चीज से बचें, क्योंकि और अगर इलाज के बारे में आप बात करेंगे तो उसके लिए एलर्जी टेस्ट होता है। एलर्जी टेस्ट में हम विभिन्न अलग अलग तरह के जो एलर्जन होते हैं जिनसे ये दिक्कत हो सकती है उसका टेस्ट करते हैं स्किन पे, उसको लगा के उसमें हम देखते हैं कितना कैसा रिएक्शन हुआ उसके बाद, और जिस भी चीज से आपको एलर्जी है वो उस रिपोर्ट में आ जाएगी। उस रिपोर्ट के आधार पे हम इम्यूनोथेरेपी चलाते हैं। इम्यूनोथेरेपी लंबे टाइम तक चलता है, 3 साल 4 साल तक इलाज चलता है, लेकिन उसके बाद पेशेंट को इससे आराम आ जाता है। जी, तो ये टेम्परेरी इलाज जो है इसमें संभव, लेकिन थोड़ा उसके लिए टाइम लगता है, लंबा ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम गले की समस्याओं की बात करें तो गले की समस्या एक हमने आपसे जानी कि खराश लोगों के गले में होती है या कफ हो सकता है, लेकिन क्या ये गंभीर समस्या का भी इससे कारण समझा जा सकता है? खराश वगैरह तो जनरली गंभीर समस्या नहीं होती, लेकिन अगर गले में खाना खाने में दिक्कत हो रही है या ऐसी कोई दिक्कत है तो उसके बहुत कारण हो सकते हैं। जैसे हमारे पास कई पेशेंट आते हैं जो ये दिक्कत लेके आते हैं कि उनको खाना खाने में दिक्कत हो रही है, खाना सटकने में दर्द हो रहा है या खाना अटका हुआ रखता है, उसमें बाद में पता चलता है उनके खाने की नली में कैंसर है। प्लस उसके साथ एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर भी होता है कि वो बीड़ी तंबाकू करते थे या तंदूरी खाना डेली बेसिस पे खाते थे, तो ये सब चीज है, एसोसिएटेड फैक्टर भी होता है। प्लस गले में हमारे पास मोस्टली काफी पेशेंट्स आते हैं जो गले में
छाले लेके आते हैं और भी चीजें लेके आते हैं, नॉर्मल छाले नहीं, उनके जो छाले होते हैं वो अलग तरह से होते हैं। प्लस वो बताते हैं कि वो 15 साल से तंबाकू खाते थे, 10 साल से बीड़ी पीते थे। सो उनमें फिर हम उनमें टुकड़े की जांच करते हैं, उसमें कैंसर आता है, सीटी स्कैन, उसके बाद पूरा प्रॉपर इलाज चलता है। तो ये जो तंबाकू खाना, बीड़ी पीना, ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है, जिसमें हमारा काफी ज्यादा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उसमें लग जाता है। तो ये मैं पेशेंट्स जितने भी इस चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक है उनको ये बताना चाहूंगा कि आप तंबाकू का सेवन किसी भी तरह से करते हो, आइदर आप तंबाकू खाते हो या आप बीड़ी पीते हो, किसी भी तरह से सेवन करना आपके लिए बहुत ही खतरे की बात है। ये इसका बहुत अलग रोल है कि कुछ लोग बोलते हैं मैंने 10 साल तंबाकू खाया, मुझे कैंसर नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है कि 10 साल पे तंबाकू पे कैंसर होगा, किसी किसी को 1 साल के बाद भी हो रहा है। अभी भी मेडिकल साइंस पे रिसर्च कर रहा है कि हमारा जो जेनेटिक्स है वो किस रेट पे रिस्पॉन्स कर रहा है कैंसर कॉजिंग केमिकल को, जो कि तंबाकू वगैरह में होते हैं। एक सिगरेट में 70 अलग तरह के कैंसर कॉजिंग केमिकल्स होते हैं। तो बेटर है हम उस सब चीजों से बचें, क्योंकि एक बार अगर आपको आदत हो जाती है तो उससे निकलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन निकलने के लिए भी प्रोफेशनल हेल्प है, डी एडिक्शन सेंटर्स है, उसकी मदद लेके आप उसको छोड़ सकते हैं। और मैं खुद एक सिगरेट और बीड़ी तंबाकू छोड़ने पे किताब लिख रहा हूं, जो प्रोबेबली अगले साल की शुरू में 2022 की जनवरी तक मार्केट में आ जाए, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं अगर आप कभी पढ़ना चाहो तो। जी, यहाँ पर एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी, समय की भी कमी, तो मैं चाहूँगी कि आप जल्दी से हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताएं कि क्या ऐसा करें कि हमें गले, नाक, कनिक जो है, नाक, गले और कान की दिक्कत ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अब इसमें जैसे कि हम बात करते हैं कान, नाक और गला, 3 पार्ट हो गया। तो कान के लिए सबसे पहले मैं बोलूंगा कि कान में कभी भी आप कुछ ना डालें। कुछ लोग, अगर आपको खुजली हो रही है या कुछ भी हो रहा है, आप डॉक्टर्स की परामर्श लें, उनकी ऑब्जर्वेशंस में, या वो देखें तभी कुछ करें। कोई तेल कुछ नहीं डाले। हमारे पास पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं कान दर्द हो रहा था, हमने शराब डाल दिया, ये तेल डाल दिया, क्योंकि आपको नहीं पता वो कौन सा तेल कितना नुकसान कर सकता है। प्लस अब नाक की दिक्कत के लिए मैं बोलूंगा कि नाक में, जैसे कि नाक से खून आता है, उसके बहुत बड़ा कारण होता है कि पेशेंट जो बीपी के पेशेंट होते हैं, तो बीपी आप कंट्रोल में रखो। उसके साथ साथ अगर आपका नाक बंद रहता है तो डॉक्टर को दिखाएं। और इसके साथ मुंह में जो छाले वगैरह होते हैं, छाले वगैरह के बहुत रीजन हो सकते हैं। मैंने पहले ही बताया कि आपको तंबाकू वगैरह से दूर रहना है। और इसके साथ साथ बोलने की तार की जो दिक्कत होती है, जैसे कि कई लोग को, स्पेशली वो लोग जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, जैसे टीचर्स हो गए, सिंगर्स हो गए, इन सब में बोलने की तार की गांठ हो जाती है, उनकी आवाज परिवर्तन हो जाता है। उन लोग पेशेंट को मैं बोलूंगा कि आप चाहे नॉर्मल पेशेंट भी हो, बहुत तेज से चिल्ला के ना बोले, नॉर्मल आवाज में बात करें, जिसको वॉइस मॉड्यूलेशन बोलते हैं। इसके साथ साथ मैं बोलूंगा कि आपका जो खाने का स्टाइल है वो इंप्रूव रखें, नहीं तो एक बीमारी होती है जिसमें गले में जलन होता है और खाना अटकता है, जीआरडी बोलते हैं, एलपीआरडी बोलते हैं, वो हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर अपने लाइफस्टाइल को पूरी तरीके से मेंटेन करके रखना है, तभी हम केवल नाक, कान, गले की नहीं और भी किसी प्रकार की दिक्कत से दूर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि दर्शकों के सवालों का जवाब हम दे पाए हों। कल फिर हाजिर होंगे नए डॉक्टर, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।